उत्तर प्रदेश सीता परीक्षा 2026 ज्योग्राफी का आज हमारा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। यहाँ से हमारा ये हेडिंग है, यहीं से शुरू करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सभी को कवर करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपने देखा होगा अभी सीटेट में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे गए थे। तो आज का चैप्टर हम लोग बिना देरी किए आरंभ करेंगे। भारत का तृतीय भू वैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। यह मूलतः एक भू अभिनीत गर्त है जिसका निर्माण हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीपीय से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों को पाट रही हैं। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई लगभग 1000 से 2000 मीटर है। याद रखिएगा कि जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है, तो 1000 से लेकर के 2000 मीटर है। आगे है कि ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। और ये अंतर क्या है, इसका कारण है, इसके कारण दूसरे पक्षों में जैसे धरातल भू आकृति दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृतिक एवं उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे भू आकृति के बारे में। सबसे पहले किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना और प्रक्रिया विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत में इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनमें अनेक चोटियां, सुंदर घाटियां और महाखड्ड हैं। अब आगे ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो दिया गया है यहाँ से इसे ये ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत का एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है जहाँ अपर्दित चट्टानें खंड कगारों की भरमार है। दोनों के बीच उत्तर का विशाल मैदान है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृति खंडों में बांटा जा सकता है। अब ये भू आकृति खंडों में कौन कौन है? उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और है द्वीप समूह। उत्तर तथा उत्तरी पर्वतमाला के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो उत्तर तथा उत्तरी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखला हैं। अब इस समांतर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत क्या आता है, जैसे बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं और मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। दार्जिलिंग सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हैं। बृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अच्छी श्रेणी भी कहा जाता है, कि पूर्व पश्चिम दिशा की लंबाई कितनी है, लगभग 2500 किलोमीटर है।
और आगे देखते हैं। उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। हिमालय पर्वतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। एक प्राकृतिक रोधक नहीं अपितु जलवायु, अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं, उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी या उत्तर पश्चिम हिमालय, दूसरा है हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, तीसरा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, चौथा है अरुणाचल हिमालय, पांचवा है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। और अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे क्वेश्चन बनते हैं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है। यह एक ठंडा मरुस्थल है, याद रखिएगा कि ये ठंडा मरुस्थल है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। याद रखिएगा कि पीर पंजाल, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में ही डल झील है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी पर नदियाँ बल्टोर, सियाचिन भी इसी प्रदेश में हैं। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि करेवा किस लिए प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो एक कश्मीर हिमालय है, याद रखिएगा। और यहाँ पास जाफरान की खेती होती है, याद रखिएगा, जाफरान की खेती होती है। और याद रखिएगा कि बृहद हिमालय है जो ना, यहीं पास जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, बनिहाल और जास्कर, ये जास्कर श्रेणी में फोटूला और लद्दाख श्रेणी में खरदुल। इसको याद रखिएगा कि लद्दाख जास्कर श्रेणी के अंतर्गत ही फोटूला आता है और लद्दाख श्रेणी में खरदुगला। ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कि स्थित हैं, इतना ध्यान रखिएगा। इस एरिया में महत्वपूर्ण अनवडीय झीलें भी हैं, जैसे डल झील है और वुलर झील है, और कुछ झीलें हैं लवनी झीलें हैं, याद रखिएगा। और लवनी झीलें में डल झील और वुलर झील आती है, और लवनी झील के अंतर्गत आता है जैसे पेंगोंग, और ये TSO इसकी स्पेलिंग आती है, जो कि इसे हम लोग लिखते हैं सो, लिखा हुआ है पेंगांग सो। और सोमू रीरी, ये झीलें लवणी के अंतर्गत आते हैं, लवनी झीलें हैं, इसी क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चिनाब इस क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। कश्मीर उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य, खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए भी जाना जाता है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और इसी एरिया में वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, 4 शरीफ भी है। यहाँ बहुत से तीर्थ यात्री हर साल आते हैं। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और श्रीनगर स्थित है झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर में डल झील एक रोचक प्राकृतिक स्थल है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है, और नदियां स्थल के रूप में विकास प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती है। हाँ, याद रखिएगा
कि नदी स्थल के रूप में विकास प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती है। कुछ रोचक तथ्य इसे हम लोग जानेंगे। इस तथ्य में कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पी बहाव रोचक है। यह पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण है। इसका एक हिस्सा वर्तमान में डल झील है। यह बड़ी झील झेलम नदी के लिए एक स्थानीय निम्नतम आधार रही है। इसे ध्यान में रखिएगा। प्रदेश के दक्षिण भाग में अनुदैर्घ्य घाटियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें दून घाटियाँ भी कहा जाता है, जैसे जम्मू दून और पठानकोट दून, ये प्रमुख है। और अब हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल और उत्तराखंड। इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। हिमालय का हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है। याद रखिएगा कि यह हिस्सा पूर्व में काली नदी है और पश्चिम में रावी नदी है, और इसकी जो नदी है सहायक नदी घाघरा नदी है, इसी के बीच स्थित है। के अंतर्गत बहने वाली जो नदियां हैं, रावी नदी है, ब्यास नदी है, सतलज नदी है, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। यमुना और घाघरा ये तो गंगा की सहायक नदियां हैं। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। लाहौल और स्पीति जिले के स्पीति उपमंडल में है। हिमालय की 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल और धौलाधर और उत्तराखंड में नागतीभा कहा जाता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि जो बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, जिन्हें हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में इसे नागतीभा कहा जाता है। इतना ध्यान रखिएगा कि उत्तर दक्षिण दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे हैं। कुछ पर्वतीय नगर भी स्थापित हैं, जैसे धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत। शिवालिक के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट है, इसे जानेंगे। शिवालिक से रिलेटेड शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीकी शिवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। इस समय यहाँ इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय स्थित था, बाद में स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हुआ। इस क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं, शिवालिक और दून। यहाँ कुछ स्थित दून हैं, चंडीगढ़, कालका का दून और नालागढ़ का दून, देहरादून, हरीके दून तथा कोटा दून शामिल है। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर है। चौड़ाई इसकी 22 किलोमीटर से 25 किलोमीटर है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बृहद हिमालय की घाटियों में कौन सी जनजाति रहती है, तो भोटिया रहती है। और एक खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल ये ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में फिर ये लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित हैं। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग भी हैं, जो नदी संगम कहते हैं जिनका विवरण इस प्रकार इस पुस्तक के अध्याय 3 में है, तो हम जो चैप्टर में बाद में इसे कवर कर लेंगे। अब हम लोग दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में जितने भी फैक्ट बनते हैं वो सारे फैक्ट इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे।
इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। यह एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ भी पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेपचा जनजाति और दक्षिण भाग में विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या, जिसमें नेपाली, बंगाली, मध्य भारत की जनजातियां शामिल हैं, ये सभी पाई जाती हैं। मध्यम ढाल और गहरी जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए थे। बाकी हिमालय के यह क्षेत्र भिन्न हैं क्योंकि यहाँ दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। याद रखिएगा, दुआर स्थलाकृतियाँ भी यही पाई जाती हैं और ये दुआर स्थलाकृतियों का उपयोग होता है चाय बागान लगाने के लिए। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति, प्राणी और आर्किड के लिए भी जाना जाता है। अरुणाचल हिमालय, यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डीफू दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू, नामचा बरवा ये शामिल है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों को विच्छेदित करती हैं। नामचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गार्ज बनाती है। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, इसके अलावा लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ये 12 नदियाँ हैं और बहुत जलप्रपात बनाती हैं, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी है। अरुणाचल प्रदेश हिमालय की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार हैं। याद रखिएगा, यहाँ से पश्चिम से पूर्व में बसी जनजातियाँ। क्रम लगाने के लिए क्वेश्चन इस बार सीटेट में भी पूछे गए थे, मतलब या मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। तो इसे याद रखना है कि पश्चिम से पूर्व की जनजातियाँ हैं मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा। इनमें सबसे ज़्यादा जनजातियाँ झूमिंग खेती करती है, जिसे स्थानांतरित कृषि या स्लैश और बर्न कृषि भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि स्लैश और बर्न कृषि किसे कहते हैं। विविधता में धनी संरक्षण देशज समुदायों ने किया। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र ही हैं। इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र से होकर यहाँ कारोबार किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियाँ की दिशा उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ। दक्षिण में मीजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से भी जानी जाती हैं। यह नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है। अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरित खेती करती है, जहाँ ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे नदी नालों द्वारा अलग होती हैं। बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। याद रखिएगा कि मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है बराक। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील स्थित है, जिसे लोकतक झील भी कहा जाता है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरी है, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा। और एक असंगठित चट्टानों से बना है। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। मिजोरम और मणिपुर की 2 नदियाँ बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविन नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक सहायक नदी है। एक टॉपिक है उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बहाकर लाए गए
जलोढ़ निक्षेप से बना है। इसे पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं: भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे खादर और बांगर। खादर नदियों द्वारा बहाई गई नई मिट्टी कहलाती है और जो बांगर है, नदियों द्वारा बहाई गई पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद समांतर में फैली है। परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जल जैसे बड़े सैल गुलास में जमा कर देती हैं, कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ प्रदेश में धरातल निकलकर प्रकट होती हैं। क्योंकि निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं, यह क्षेत्र अनूप बन जाता है जिसे तराई कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तराई को ही अनूप कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। याद रखिएगा, बांगर नदियों द्वारा बहाई गई पुरानी मिट्टी है और खादर नदियों द्वारा बहाई गई नई जलोढ़ मिट्टी है। तो दोस्तों, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे आज के वीडियो में कोशिश किया गया है, अधिक से अधिक सारे फैक्ट हैं जो कवर किए गए हैं और इसमें अभी बहुत ढेर सारे ऐसे टॉपिक हैं जो छूटे हुए हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक।